खलील जिब्रान, जिनको डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लबनान का पैगंबर कहा था, द प्रॉफिट ऑफ लेबनान। खलील जिब्रान ने एक दफा कहा, हालांकि उनका ये स्टाइल नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि बड़े लोग बड़े बेगैरत होते हैं। ये खलील जिब्रान ने कहा। बड़ा बड़ा मुतमईन है और बड़े बड़े बेगैरत हैं। टिंडे चमकाकर, टिंडे टाइयां लगाकर, जमीर को गहरी नींद सुलाकर, बूदे बनाकर, सियासी स्क्रिप्ट के रट्टे लगाकर, मेकअप से बिगड़े मुंह लिशकाकर, खुशामद व चमचागिरी का हल्फ उठाकर, आइंदा नस्लों का ख्याल भुलाकर, मुल्क और कौम से वफादारी झुटलाकर, सूट चढ़ाकर, ये लोग मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जाकर उन बातों का दिफा करते हैं जो किसी तरह भी मुमकिन ही नहीं। 7 से लेकर 11 बजे तक आप रंडी रोना मुलाजा कर सकते हैं। ऐसा ऐसा दिफा किया जा रहा होता है। अख्तियार वली कहता है, ये मेरे ख्याल है 4थे नंबर पे था पेशावर में या नौशेरा में, कि इमरान खान जो ईवीएम मशीन बना रहे थे ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उसमें अगर आप तीर पे और शेर पे ठप्पा लगाते तो वो ऑटोमेटिकली बल्ले पे लग जाता। ये वो टीवी पे बैठ के कह रहा है। अंसार बासी कह रहा है कि इस्लामाबाद में लड़के और लड़कियों का इकट्ठा जिम है और कुछ नहीं नजर आ रहा। तो ये 7 से 11 तक ये टिंडे चमकाकर, सूट बूट पहन के, पुट्ठा सीधा मेकअप करके ऐसी बातों का दिफा करते हैं। हुज़ैफा रहमान कह रहा है कि पेट्रोलियम लेवी न बढ़ाएं तो क्या कराएं। राना सनाउल्लाह कह रहा है कि पहाड़ों पर टैक्स लगाएं, नदी नालों पर टैक्स लगाएं, लोगों पे ही लगाने हैं जी। और ये सब कुछ इसलिए करते हैं, ये सुनना है कि शेर जब पेट भरकर खा पी के फारिग हो जाए तो ये शिकार, हिरन हो, सूर हो, जो भी हो, शिकार की अंतड़ियों, हड्डियों, चीथड़ों, ओजड़ी व दीगर बच्चे खुच्चे से लुत्फानंदोज होते हुए माल और मनसब से अपनी ओजड़ियां भर सकें। आसिम मुनीर का अदना सा कारकुन है शब्बू पालशिया, ये वजीर पेट्रोलियम कह रहा है। ये इसलिए कि जी हम ओजड़ी हमारे हिस्से में आ जाए और कपूरे हमारे हिस्से में आ जाएं। शेर ने तो आला खाना है जी। बुर्दा फरोश तो जिंदा और हाजिर माल का व्यापारी होता है। ये उन मासूमों की बुर्दा फरोशी में मगन है जो अभी पैदा भी नहीं हुए, जो मां के पेटों में हैं, उन पे कर्जे चढ़ा रहे हैं। वो पैदा होंगे तो उनको पता लगेगा कि वो कहां पैदा हुए हैं। और ये खरकार कोड़ी उसे सियासत का शाकार समझते हैं कि इनकी छोटी मोटी दिहाड़ियां ठीक लग रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या हो रहा है? दिहाड़ियां, न वोट पड़े न कुछ। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हुकूमत में नहीं है। केपीके का गवर्नर इनका है, पंजाब का गवर्नर इनका है, बलोचिस्तान का वजीर आला इनका है, सदर इनका है, चेयरमैन सेनेट इनका है, डिप्टी स्पीकर इनका है। ये हुकूमत में नहीं है। इन्हें रत्ती बराबर परवाह नहीं कि अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो आज से 10-15 साल बाद का पाकिस्तान और आम पाकिस्तानी किस हाल में होगा। अगर यही मुसल्लत रहे, इन्हें सिर्फ अपनी घटिया किस्म की वक्ती लॉटरियों से गर्ज है। आसिम मुनीर लॉटरी है ना, नून लीग की लगी है, जिस तरह अचानक लॉटरी निकल आए। कभी कभी सोचता हूं इनके मां बाप, ये मैं अक्सर आपसे सवाल करता हूं, बीवी बच्चे, दोस्त, अहबाब नहीं जो इनसे पूछें कि तुम क्या कर रहे हो।
हमें तो छोटी छोटी बात पे बीवी टोकती है, बच्चे टोकते हैं। मेरे लिए तो जो है ना, वो एक माँ मेरी जो है ना वो फौत हो गई है, अल्लाह गरीब की रहमत करे। एक माँ मेरी बेटी है, छोटी छोटी बात पे इनको कोई कुछ वही नहीं और बगैर होते, यानी सारी गड्डी ला ले, वो उनसे नहीं पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। अभी टीवी ऑन करके देख लें, आपको जो है ना ये द्रोह गोई के इमाम हैं, द्रोह गोई, झूठ। झूठ अगर साइंस होती तो ये न्यूटन और डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन होते, अगर झूठ साइंस होती। झूठ अगर लिटरेचर होता तो ये शेक्सपियर होते। झूठ अगर मुसव्वरी होती तो ये पिकासो होते। झूठ अगर बम होती तो ये हाइड्रोजन बम होते। झूठ अगर ताकत होती तो ये हरकुलिस होते। झूठ अगर दरिंदगी होती तो ये भेड़िए होते। झूठ अगर गायकी होती तो ये तानसेन होते। झूठ अगर फॉल होती तो ये नियाग्रा फॉल होते। झूठ अगर इमारत होती तो ये ताजमहल होते। ये 7 से 11 वाले बात करते हैं 9 मई की, और सुप्रीम कोर्ट पर अपनी वैश्याना यलगार भूल जाते हैं, और इमरान खान को महज़िब जुबान सिखाते वक्त वो जुबान भी भूल जाते हैं जो कभी बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो जैसी माओ के बारे में इस्तेमाल की गई थी। पीली टैक्सी। रोना रोते हैं डिक्टेटरशिप का, और एहसान फरामोश अपने मुजिद जनरल ज़ियाउल हक को भूल जाते हैं, जिसकी हलाकत उर्फ शहादत के बाद उसका मिशन मुकम्मल करने की कस्में खाया करते थे। आज इस लावारिस की बरसी पर भी उसकी वीरान कब्र का रुख नहीं करते कि पेश मंजर का गवाह होता है। किस किस को कितनी देर तक बेवकूफ बनाओगे। धाड़ने, चिंघाड़ने, चहचहाने और भौंकने में बहुत फर्क होता है। दिहाड़ी बाजों और धरती के बेटों में भी इतना ही फर्क होता है जितना पाक दामन और गलाजत ज़दा लीरों में। किसी सती सावित्री और रखेल में, बावफा में और बुलावी में, सुल्तान टीपू, सिराजुद्दौला और मीर जाफर व सादिक में, अफलाक और मुश्त खाक में, गंदी नालियों और समंदरों के मुआजने, यानी कहां ये गंदी नालियां और कहां समंदर, मेरिट पर फैसला करो गंदी नाली कौन और समंदर कौन। रब्बुल इज्जत की कसम, नून लीग या नो नून लीग, तहरीक इंसाफ या नो तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या नो पीपल्स पार्टी, इन सबको एक ही तराजू के एक जैसे पलड़े में तोलने दो ना, एक जैसे पलड़े में। नवाज, इमरान, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन न कसास न एहतसाब। तो तुम बेचते क्या हो? इस मुल्क के बड़ों, ठेकेदारों, सरदारों, मुहाफिजों, आशिकों, 78 साल बाद ही बता दो तुम सब क्या चाहते हो, हमसे क्या चाहते हो। ये बता दो कि तुम लोग हमसे चाहते क्या हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 10 मई 2026 की तारीख है और दिन है एतवार का। आपको छुट्टी होगी। आपके सामने 2-3 मुद्दे रखने हैं। मैंने आपको बताया है कि इन जो है ना तहरीरों में, इन कहानियों में सारा मुद्दा बयान हो जाता है। अगर आप कोई
इसको समझने की कोशिश करें या इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, तो आपको जो मेरे मोहतरम और सीनियर व्लॉगर्स हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं, ये हुआ ये हुआ, मैं आपको खबरें देता हूं लेकिन अंदाज मेरा मुख्तलिफ है। आप सारी सिचुएशन को जो है वो समझ लिया करें कि सारी सिचुएशन जो है वो क्या है। उससे पहले एक दरखास्त है कि अगर आपने सपोर्ट करना है तो आप जब चैनल को क्लिक करें, वीलॉग को क्लिक करें, तो फिर उसको पूरा देखने की जो है वो कोशिश करें, दरमियान में स्किप न करें। ये हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है। और आपको वीडियो पसंद ना आए, आपको अल्फाज पसंद ना आए, तो आप बिल्कुल फिर हमेशा के लिए जो है ना वो चैनल या वीडियो को न देखा करें। बाबा जो है ना हुसैन असासा, आज इनके बारे में भी आपको बताना है। ये इंतकाल करते हैं मगरबी किनारे फलस्तीन में इंतकाल करते हैं। इनका एक बेटा है जवान। बाबा की जो उम्र थी वो 80 साल थी, लेकिन जो मोहम्मद असासा है वो जवान आदमी है। वो अपने बाप को दफन करता है। दफनाने के थोड़ी देर बाद या उससे अगले दिन जो है वो मोहम्मद असासा को बताया जाता है कि वहां पे बुलडोजर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो ये भागा भागा जाता है, ये उनसे बात करता है। तो बुलडोजर वाले जो सेहोनी होते हैं वो कहते हैं कि इस इलाके पर चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना हक जता दिया है कि अब मगरबी किनारा भी हमारा होगा गजा के साथ साथ, तो इसलिए यहां पे अब किसी फलस्तीनी की कब्र नहीं बन सकती। बहरहाल बड़ी तूं तकार के बाद आखिरकार मोहम्मद असासा को कब्र खोलनी पड़ती है और अपने जो है वो बाबा 80 साल जो है वो हुसैन असासा को वहां से निकालना पड़ता है कि अब मगरबी किनारा भी वो इजराइल का है। तो मैं माजरत करता हूं बाबा हुसैन असासा से कि हम गजा पीस बोर्ड में जो है वो शामिल हो गए हैं। और इसहाक डार ने कहा था कि हमने अमेरिका की हिमायत की है और अमेरिका इजराइल की हिमायत कर रहा है, लिहाजा कान को इधर से हाथ लगाएं या उधर से हाथ लगाएं। हम अब जो है ना वो इमरान को यहूदी एजेंट कहते कहते हम खुद जो है ना अलिफ नंगे हो गए। पूरी दुनिया के सामने हमने नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर दिया। बहरहाल आखिरी खबरें आने तक बाबा हुसैन असासा को उसके बेटे ने वहां से निकाल लिया और अपने इलाके में ले गए। इसके अलावा एक और बड़ी खतरनाक खबर है और बड़े अरसे बाद, पहले यहाँ पे सफारतकारी हो रही थी, अमरीकी आ जा रहे थे, अमरीकियों की नजर ट्विन टावर पे थी, कॉन्स्टिट्यूशन बैंक पे उनकी नजर थी, तो यहाँ पे बड़ा सुकून था। लेकिन अब जो है वो अमरीकी यहाँ पे जो है ना वो चले गए हैं या यहाँ पे अब नहीं है। तो बनू में हफ्ते की रात को बहुत बड़ा हमला होता है और आखिरी इतलात आने तक दर्जनों एहलकार जो है उसमें शहीद हो जाते हैं। बारूद से भरी हुई गाड़ी चौकी के साथ टकराई जाती है, उसके बाद फायरिंग होती है और बहुत ज्यादा जो है ना वो एहलकार, कोई 12 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है केपीके में और बहुत सारे जो एहलकार हैं वो जख्मी भी हैं। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ केपीके में। उसके बाद जो अगली खबर है वो अगली खबर ये है कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड जे ट्रंप, जब तक वो, मेरा ख्याल है उनको डॉक्टर ने बताया हुआ है कि जब तक वो सुबह दोपहर शाम जो है वो धमकी न दे दें तो उनको रोटी हजम नहीं होती। असल में प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक ताज़ा तरीन सर्वे सामने आया है और उस ताज़ा तरीन सर्वे में जो रिपब्लिकन्स हैं, जिनका ये सदर है जिस पार्टी का, तो 56% रिपब्लिकन्स ने रिजेक्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत पर शक का इजहार किया है और वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो मुआखजा होना चाहिए, इम्पीचमेंट होनी चाहिए। अब फेस सेविंग मिल नहीं रही, ईरान फेस सेविंग नहीं दे रहा और ये भी खबर आ रही है कि ईरान को लेकर बड़ी गहरी दरार पड़ चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में, क्योंकि नेतन्याहू ईरान को खत्म करना चाहता है, वो जंग जारी रखना चाहता है और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मुआहदे की या पीस की बात करता है। तो इन दोनों में जो है वो दरार भी आ गई है और अगर ये वाकई दरार आ गई है तो आपको पता है कि अमेरिका को जो है वो इजराइल चलाता है, वो कंट्रोल करता है, तो फिर मामला बड़े खराब होंगे और डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो मुबस्सरीन कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस जंग के दौरान अपने बयानात से
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने और अपने फ्रंटमैनों को, अपने बंदों को अरबों डॉलर्स का फायदा दिया। यानी मार्केट जो है ना, जब बंद होती तो जंग, धमकियां, और जो ही सोमवार वाले दिन मार्केट्स ओपन होना शुरू होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज, तो वो जी कहता है या कहता रहा है कि मुआहदा हो रहा है और जो है ना अमन हो रहा है, तो लोग जो है वो अरबों डॉलर कमा गए। जेरेड कृष्णर का नाम आ रहा है, स्टीव विटकॉफ का नाम आ रहा है, इसके अपने 2 बेटों का नाम आ रहा है। बहरहाल बहुत जो है इन्होंने माल बनाया है, ये भी बात हो रही है। मुल्क भर में जो आटा है उसकी कीमत में 100 रुपए इजाफा हो गया है। हालांकि नई फसल आ चुकी है जो है ना वो मंडी में, लेकिन जो ब्रोकर हैं, दलाल हैं, ये फ्रंटमैन होते हैं माफियाज के। ये जो है ना, जिसे आप आड़ती कहते हैं या व्हाट्सएवर जो भी आप नाम देते हैं, वो धड़ाधड़ सस्ती गंदम खरीद रहे हैं और फिर महंगी बेच रहे हैं। यानी 2600, 2700, ये 20 किलो का रेट चल रहा है, 20 किलो तोड़े का रेट चल रहा है। मैंने बताया ना 7 से 11 तक आकर ये टिंडे निकाल के, टाइयां पहन के, कोट पहन के आकर ऐसी बातों का दिफा करते हैं कि इन बातों का जो है ना, ऐसी बातों का दिफा वो हो ही नहीं सकता। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत खौफनाक खबर दी है और बड़ी खतरनाक खबर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जब अमेरिकी कंट्रोल हुआ तो इराक में एक बहुत बड़ा अड्डा कायम किया गया, एक बहुत बड़ा सेंटर कायम किया गया, पोशीदा, और ये अड्डा है इजराइल का। और इजराइल जो है वहां से बैठ के ईरान के खिलाफ बड़ी मुद्दत से वो प्लानिंग कर रहा था, कर रहा है, और अब वो अड्डा जो है वो पूरी तरह फंक्शनल है। ये कहना है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। जिस तरह मैंने बताया कि सद्दाम हुसैन से हजारों इख्तलाफात या सद्दाम हुसैन की पॉलिसियों से, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी कि ईरान के खिलाफ इजराइल का जो है वो अड्डा वहां पे कायम हो। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। डेवलपमेंट ये हुई है कि जनरल आसिम मुनीर ने वो जो बयानुल मरसूस है या मार्का हक है, तो उसकी तकरीबात मनाई जा रही हैं, तो वहां पे खिताब किया है और खिताब करते हुए तमाम सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया है। सियासी पार्टियां कौन सी हैं पाकिस्तान में, खासकर जिनका सोशल मीडिया मजबूत है? किसका सोशल मीडिया मजबूत है? नून लीग की गालियां या पीपल्स पार्टी? कौन सी जमात है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है? पीटीआई के लड़के हैं, लड़कियां हैं, बाहर से भी लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उनके मीडिया ने धड़ाधड़ पाकिस्तान को सपोर्ट किया, करना भी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, बाद में पीटीआई है, बाद में इमरान खान है, बाद में सियासत है, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। लेकिन मुबस्सिरीन इसको बड़े मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं। एक तो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो टाउट्स हैं वो चकरा गए हैं, क्योंकि इस दफा 9 मई का रंडी रोना नहीं रोया गया। जिस तरह पिछले 2 सालों से रोया जा रहा था ना, इस 9 मई को और 10 मई को सुकून रहा है। कोई वो फितना या कोई जो है ना वो शरारत या वो जो है ना इंतशार, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए और सारी सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया गया है। मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि ये जो तकरीर थी ना, ये जनरल की तकरीर नहीं थी, ये आने वाले सदर मुमलिकत की जो है वो तकरीर थी। क्योंकि आप देखें ना, फील्डिंग सारी सेट हो गई है। फील्डिंग इस तरह सेट हुई है कि इमरान खान जेल में है, पीटीआई, हालत आपके सामने है, पीटीआई की क्या हालत कर दी है। कल आपको बताया था 5500 साल लोगों को सजा हो चुकी है। इसके अलावा जो 5 लाख लोग हैं वो नामजद हैं, 40,000 जो है ना उनके पर्चे हैं। पीटीआई तितर बितर हो गई। खान साहब जेल में, इलेक्शन चुरा लिया गया, 5 साल की एक्सटेंशन ले ली गई, ताहयात इस्तिस्ना ले लिया गया। बाकी क्या बचता है? बाकी सिर्फ सदारत बचती है। अयूब खान को देखें, सदर मुमलिकत, याहिया को देखें, ज़िया को देखें, मुशर्रफ को देखें। तो अब जो है कहा जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट सेटअप बनने जा रहा है, इस नेक्स्ट सेटअप में माइनस इमरान खान जो है ना वो पीटीआई शामिल होगी। पीटीआई को जो है वो बता दिया गया है कि पीटीआई के जो मीर जाफर हैं, पीटीआई के जो मीर सादिक हैं, मैंने सुबह वाले वीलॉग में बताया था, कम लोगों ने देखा है कि इमरान खान ने बहुत सारी गलतियों के अलावा एक गलती ये की कि जितने भी अंडरवेयर थे सियासी जमातों के जो वो इस्तेमाल कर चुके थे, जिनसे 1-1 किलोमीटर से बू आ रही थी, उनको धड़ाधड़ पीटीआई में शामिल किया गया। और ट्रेंड चला, फलां विकेट गिर गई,
फलां विकेट गिर गई, फलां विकेट गिर गई। क्या जहांगीर तरीन, क्या अलीम खान, क्या बाबरवान, क्या लतीफ खोसा, क्या नदीम अफजल चंद, ऐसे ऐसे लोग जो फिर बाद में आपको पता है जो नजरियाती लड़के थे, जो नजरियाती लोग थे, जो बानी थे, वो पस मंजर में चले गए। और ये फौज चौधरी को देखें, तो यानी ये ऐसे लोग थे जो, और फिर जिनका डीएनए फौजी हो, असद उमर को देख लें, वो इस तरह कई कर्नल सरफराज डोगर का, नहीं सरफराज डोगर नहीं, हाशिम डोगर बड़ा नाम था इस बंदे को, मैं बनी गाला में मिला था। इसकी जो है ना मैंने डींगे सुनी, डींगे, एक कर्नल था, दूसरा वजीर दाखिला था पंजाब का, काला जोड़ा पहना हुआ, चश्मे, और मैंने इसकी डींगे सुनी थी वहां बनी गाला में। उस वक्त खान साहब बनी गाला में थे, और ये करनैल मरनैल, ये आपको पता है कि खान साहब के सामने क्या बेचते हैं अब वो। तो इस तरह जो है ना खान साहब की जो है ना ये गलतियां थी जो उन्होंने की। तो अब जो है वो फील्डिंग वो सेट ये की जा रही है कि ये चूंकि सारे लोग चले गए, अब वो सदर मुमलकत की जो है ना वो उन्होंने सारी सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया है, सदर मुमलकत का उन्होंने इमेज पेश करने की कोशिश की है कि अब वो अनकरीब पाकिस्तान के सदर होंगे, वफाक की अलामत होंगे। 28वीं तरमीम को तंदूर पर हल्की आंच पर रख दिया गया है अगर पीपल्स पार्टी ने, और फिर यह भी एक बयानिया दिया गया है कि आप लोग इमरान खान की आंख का इल्जाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्यों देते हैं, आप लोग ये इल्जाम मुख्यमंत्री को दें, नवाज शरीफ की कुड़ी को दें, सदरी बुड्ढी को दें। हालांकि हमें पता है हमारा निशाना तो सीधा है कि कौन सी सदरी बुड्ढी, कौन सा शहबाज शरीफ, कौन सा जरदारी, हम सब जो है ये मैं जो है ना माजरत खा हूं, हम ऊपर रहते हैं तो जो नीचे है ना वहां पे काम लगा हुआ है, तो आप थोड़े डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। अल्लाह पाक किस तरह आसिम मुनीर को मुसल्लत करता है, अल्लाह पाक किस तरह जो है ना वो हमारी जो गलतियां हैं उनका बदला जो है वो हमें किस तरह देता है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। 50 दिन के मुहासरे के बाद 10 फरवरी 1258 को हलाकू खान बगदाद में दाखिल हुआ। दारुल खिलाफा ग्रोहों में इस कदर तकसीम हो गया था, पाकिस्तान को देख लें, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सो एंड सो, कि किसी एक नुक्ते पर भी लोगों का इत्तेफाक नामुमकिन था। उस वक्त शिया और सुन्नी दो ग्रोह तो ऐसे थे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कत्लो गारत की हर हद गुजर चुके थे। शिया सुन्नी जब हलाकू खान आए, एतजाल के बानी वासिल बिन अता ने दीन को अकल की कसवटी पर परखने की जो रवायत डाली थी कि इस बात को अकल मानती है दीन की और इस बात को नहीं मानती, ये था वासिल बिन अता, इसने ये ट्रेंड शुरू किया था, रवायत डाली थी। वो मुतजिल्ला की सूरत में कद आवर दरख्त बन चुकी थी, एक अलहदा फिरका मुतजिल्ला बन गए कि अकल की दलील दें। दूसरी जानिब खारजी थे जिन्होंने गुनाह कबीरा तो बड़ी बात, मामूली गुनाहों का इर्तिकाब करने वालों की जानो माल को हलाल, उनके अम्वाल को माले गनीमत और उनकी औरतों को लौंडियां करार दे रखा था। एक तरफ खारजी थे कि कोई बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर जो है ना वो खाना शुरू कर देते तो कत्ल कर दो, इन्होंने मौला अली को वाजिबुल कत्ल करार दिया था ना, कि मौला अली जो है ना वो इस्लाम से खारिज है, इन खारजियों ने। एक तरफ ये थे जी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस दौरे पुरफतन में ईमान की हिफाजत के लिए तर्क दुनिया कर चुके थे, वो दुनिया से अलहदा हो गए, लेकिन तातारियों का अजाब उनकी आंखें खोलने में नाकाम रहा। ताहम कुछ ऐसे इशारे जरूर मिलते हैं कि उन्होंने अपनी खराबियों और फिरका बंदियों का इलाज ढूंढने की कोशिश की। मसलन इमाम गजाली और मौलाना जलालुद्दीन रूमी उसी दौर की पैदावार थे, लेकिन जवाल पूरी रफ्तार से जारी रहा, न फिरका बंदी में कमी हुई न ग्रोह बंदी रुकी। पाकिस्तान देख लेना, कौमों की तकसीम जब इस सतह पर पहुंच जाए तो फिर कोई भी बैरूनी खतरा या जारहियत उन्हें मुतहिद नहीं कर सकता। यही हाल बगदाद का था। हलाकू ने दिसंबर के महीने में मुहासरा शुरू किया तो चंद ही दिनों बाद शहर के अक्सर लोग उसकी ताकत और कुव्वत से खौफजदा होकर
साजिश करने लगे। अब्बासी खलीफा का वजीर इब्ने अलकमी हलाकू की फतह के बाद अलवी हुकूमत कायम करना चाहता था। अलकमी कि यहां पे अलवी हुकूमत कायम हो हलाकू के बाद, लेकिन इसके साथ क्या हुआ सुनना है। उसने खलीफा के दिल में हलाकू की ताकत का खौफ इस तरह बिठाया जैसे आज के दौर में अमेरिका की कुव्वत का खौफ दिलाकर गैरत व हमीयत का गला घोंटने के लिए कहा जाता है। आजकल अमेरिका, हम मर जाएंगे, वेंटिलेटर, ख्वाजा आज़म ने कहा था ना, हमारा वेंटिलेटर है अमेरिका, हमारा प्यो है, असली प्यो है, नस्ली प्यो है। उस वक्त तातारी थे, खलीफा को डराया गया। खलीफा सुलह के लिए तोहफे तहफ लेकर हलाकू के पास पहुंचा। हलाकू ने उसके खानदान के अफराद को कत्ल करा दिया। खलीफा का खून मुकद्दस जानते हुए उसे कालीन में लपेट कर घोड़ों से रौंदा गया ताकि उसका खून जमीन पर न गिरे। इस तरह खलीफा का जिस्म टुकड़ों में बट गया। ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, जिंदा खलीफा मुतसिम बिल्ला पे। इसके बाद के दिन बगदाद पर क़यामत के दिन थे। तहजीब व सकाफत और इल्म व इरफान का मरकज कत्ल गारत का मैदान बन गया। तमाम वुज़रा कत्ल कर दिए गए, लेकिन इब्ने अलकमी को छोड़ दिया गया जो शामिल हुआ। मीर जाफिर, मीर सादिक, इसके नाम से लोग वाकिफ नहीं है। इब्ने अलकमी ये इनका भी बाप था, मीर जाफिर और मीर सादिक वगैरह का। मुसलमानों में रिवायत है बगदाद के शहरियों का कत्लेआम शुरू हुआ। अपने जमाने की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। बगदाद को खून में नहलाने के बाद उसने फातहीन के उसी कायदे पर अमल किया कि जो अफराद अपनी कौम का साथ छोड़कर फाते के गुण गाने लगे उन्हें बदतरीन अंजाम से दो चार कर दो। जो अपने मुल्क के न हुए, जो अपनी मट्टी के न हुए, वो फाते के कैसे होंगे। जो इसके साथ मिल गए थे ना, खलीफा के खिलाफ, इराक के खिलाफ जिन्होंने साजिश की और इसका साथ दिया, उनको बेदर्दी से मारा हलाकू ने, और बिल्कुल ठीक किया। अब बच गया इब्ने अलकमी। उसने बगदाद का हाकिम इब्ने इमरान को मुकर्रर किया। इब्ने इमरान को, इब्ने अलकमी को जिसने हलाकू की मदद की थी उसका चपड़ासी मुकर्रर कर दिया। ये नंगे वतन और नंगे दीन होते हैं। जिस तरह मीर सादिक को दफन करने के बाद उसकी कब्र पर लोग कूड़ा फेंक जाते, रोजाना गोरे साफ करते, फिर पैरा लगाना पड़ा। इब्ने अलकमी को इब्ने इमरान का चपड़ासी बना दिया गया। उरूसुल बलाद की हसरतनाक तबाही पर जितना भी मातम किया जाए कम है, लेकिन तारीख ने हलाकू के एक फिक्रे को अबदी सच की सूरत में हमेशा के लिए महफूज कर लिया है, जो हम पे सादिक आता है, जिसके लिए ये इतनी तमहीद बांधी। हलाकू जब बगदाद में कत्ल गारत करते बाजार से गुजर रहा था तो एक बुढ़िया ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, मैं बद्दुआ देती हूं कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब नाजिल करे। हलाकू ने कहका लगाया और बोला, अल्लाह का अजाब तो मैं खुद हूं। जो तुम लोगों पर नाजिल हुआ है, तो मुज़ाकरे कर रहे थे ना, शिया सच्चा है, सुन्नी सच्चा है, हाथ खोल के नमाज पढ़े या हाथ बांध के नमाज पढ़े, तुम लोग मुनाजरे कर रहे थे। तो मुझे अल्लाह ने भेजा ना कि जाओ इन पे नाजिल हो जाओ, और मैं हूं। बज़ाहिर ये अल्फाज हलाकू की जुबान से निकलते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा तारीखी सच है। जब कौमें ग्रोहों में ऐसे बट जाएं कि एक ग्रोह को अपने जालिम महसूस न हो। नून लीग उठा रही है आसिम मुनीर को, नून लीग के सपोर्टर उठा रहे हैं, खालिद बिन वलीद है, सलाउद्दीन यूबी है, पत्नी क्या क्या है। जरा मुशर्रफ के बारे में पूछ लेंगे, मुशर्रफ क्या है। अपने जालिम, यानी आप पीटीआई पे हो रहा है ना, तो नून लीग, पीपल्स पार्टी सारे खुश है जी।
اور دوسرے گروہ کے مظلوم نہ لگے. گھر ٹوٹ گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، 5500 سال کی قیدیں ہو گئیں، اپنی گواہیاں، اپنے پرچے، اپنے جج، آپ کے سامنے ہوئے سارا کچھ. انصاف اور حق گروہ بندی کی آگ میں جلنے لگے. کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے. ایک محترم ویور کہہ رہے تھے کہ آپ چاہتے ہیں جماعت اسلامی عمران خان کو رہا کروائے. آپ تنقید کر رہے تھے جماعت اسلامی کی اوقات ہے، جماعت اسلامی کی اوقات ہے عمران خان کو آزاد کرانے کی. جماعت اسلامی تو ووٹوں میں حصہ لیتی ہے کہ پچھلی دفعہ 4000 ووٹ پڑے تھے، اس دفعہ 4000 ہیں یا اس سے کچھ کم ہوئے ہیں. ان کی اوقات ہے کہ وہ عمران خان کو آزاد کرائیں. لیکن وہ بتایا نا، مظلوم وہ دوسروں کے مظلوم ہے، وہ پی ٹی آئی کے مظلوم ہے. جماعت کے ساتھ تو ایسا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ ادھر سے بھی کھیلتے ہیں ادھر سے بھی کھیلتے ہیں. ان کے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کب ہوا ہے؟ ضیاء کے وزیر تھے، مشرف کے MMA تھے، ملا ملٹری الائنس، پاکستان کا بیڑا گرک انہوں نے کیا ہے ملا ملٹری الائنس نے. بہرحال یہ ویسے برسبیل تذکرہ، آپ کے ظالم آپ کے ظالم ہیں، آپ کے مظلوم ہیں، یہ چل رہا ہے. قومیں باہم یوں تقسیم ہوں کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جائے تو تاریخ شاہد ہے کہ اللہ ان پر جنرل عاصم منیر ہی مسلط کرتا ہے. اللہ ان پر ہلاکو خان ہی مسلط کرتا ہے. روم سے لے کر فارس اور چین سے فرانس تک ہر قوم کے زوال کی کہانی اٹھا کر دیکھ لیں، حقیقت مختلف نہیں. روم جیسی عظیم سلطنت کو تو افریقہ کے بربروں نے روند ڈالا تھا. طارق بن زیاد، بربر کالے. آخری لائن سنیں، آخری لائن یہ ہے: ہم اس دور فتن کی علامتوں کے عین مصداق جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی. آپ نے فرمایا لوگوں پر بہت سے سال ایسے آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا. اس وقت جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. بددیانت کو امانت دار اور امانت دار کو بددیانت. روبیزہ قوم کی جانب سے نمائندگی کریں گے. روبیزہ، رے وو بے یہ زواد ہے، روبیزہ. سوال کیا گیا روبیزہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ نااہل اور بے قیمت لوگ جو عوام کے اہم معاملات میں رائے زنی کریں 7 سے 11 بجے تک، یا یہ جرنیل، سرکاری ملازم، یا جن کو ووٹ ہی نہیں ملے. ابن ماجہ. ایک اور جگہ فرمایا قیامت تب ہوگی جب امانت اٹھ جائے گی. عرابی نے سوال کیا امانت اٹھ جانے کی صورت کیا ہوگی؟ آخری لائن غور کرنا ہے: جب اختیارات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. بخاری. مکھیہ منتری شبو پالشیا، ساکا ڈار، یہ وہی ہے نا نااہل. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.